हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है जो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में है और हमने उसको इस तरह से कंप्रेस कर दिया। तो ये वाली फॉर्म हमने चाबियों से चलने वाले खिलौने देखे हैं। तो जब स्प्रिंग इस फॉर्म में होती है तब वो रेफरेंस स्टेट में कहलाती है और यहाँ पर ये वाली फॉर्म प्रेजेंट स्टेट कहलाती है। तो जब स्प्रिंग रेफरेंस स्टेट में होती है दैट इज़ नॉट एबल टू डू वर्क, और जब वो प्रेजेंट स्टेट में होती है दैट वो एबल टू डू वर्क। तो अगर हम इस स्प्रिंग को रेफरेंस से प्रेजेंट में लाना चाहेंगे तो हमें इसमें चाबी भरनी पड़ेगी। वी हैव टू कॉइल इट। ठीक है, तो वर्क इज डन ऑन स्प्रिंग। और जब स्प्रिंग इस फॉर्म में आ गई और हमने उसको रिलीज कर दिया तो ये वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना चाहेगी और वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग। तो पहले रेफरेंस से प्रेजेंट में लाने के लिए हमें स्प्रिंग पर वर्क करना पड़ा और प्रेजेंट से रेफरेंस आने पर स्प्रिंग ने खुद वर्क किया। तो दोनों ही सिचुएशन में ये जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन ही इस स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी में एनर्जी है तो उससे हमारा मतलब होता है कि वो बॉडी वर्क करने में एबल है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का है, दैट इज ml/t-2। अब एनर्जी के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे एनर्जी का एक यूनिट होता है किलोवाट आवर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं तो उसको हम किलोवाट आवर से बताते हैं। और 1 किलोवाट आवर दैट इज़ 1 यूनिट, और इसको हम 3.6 × 10⁻6 जूल लिखते हैं। 1 कैलोरी ये हमारे पास में अधिकतर एनर्जी हीट वाले फॉर्म में काम में आती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम इसका यूज़ लेते हैं। तो 1 कैलोरी = 4.18 जूल। और एनर्जी का CGS यूनिट है तो 1 जूल = 10⁻7 अर्ग, हैंस 1 अर्ग = 10⁻⁻7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट होने पर गेन करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी जो होती है वो कई फॉर्म्स में अपीयर हो सकती है और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब एनर्जी हम सोचें कि भाई कहाँ पर किस सिनेरियो में या किस फिनोमिनन में है, तो एनर्जी अपीयर इन नियरली एवरी पार्ट, मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक नेचर में मिलता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जब हम एटॉमिक लेवल की बात करें तब भी हम वहाँ पर एनर्जी वगैरह की बात करेंगे। मैक्रोस्कोपिक मतलब जब हम मैक्रो वर्ड की बात करते हैं, जैसे 2 पत्थर टकरा रहे हैं, 2 ट्रेन चल रही हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर भी एनर्जी को कंसीडर करते हैं। अब हमने देखा कई तरह की एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्टिकल, केमिकल, एकॉस्टिक, थर्मल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में मोटर कन्वर्ट करती है और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में डायनेमो। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में बल्ब, लेकिन ऑप्टिकल एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फोटोसेल करता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में वोल्टामीटर, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल हम कहें।
इलेक्ट्रिक एनर्जी को एकॉस्टिक साउंड एनर्जी में, और हम कहें साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यहाँ पे लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन का यूज़ आता है। अब थर्मोपाइल इनका यूज़ आएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में हीटर, लेकिन थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में थर्मोकपल की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाता है तो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये न तो क्रिएट हो पाती है ना ही डिस्ट्रॉय हो पाती है। अब एनर्जी कंजर्वेशन दो तरह के डोमेन होते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जिसमें हम दिन रात हम लोग जिस वर्ड में रहते हैं वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन कहलाता है, तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। बट जब हम एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो उसमें पूरी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं होता। तो इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट मास प्लस एनर्जी ये दोनों मिलकर कंजर्व्ड रहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं। ये एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ये हम 12th क्लास में डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो फार हैज़ नॉट बीन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एनी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले इसको किसी भी एक्सपेरिमेंट वगैरह में देखा नहीं गया, बस सोचा जाता था कि हाँ एनर्जी कंजर्व रहेगी। Occasionally in the history of physics, this law seemed to fail, but its apparent failure stimulated the search for some other form of energy that could be included, and even more general law would be explained observation। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जहाँ पे लग रहा था कि भैया एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, लेकिन ये तो एक तरह का मतलब कहें कि मतलब कंजर्व होना ही है। तो जब एनर्जी लगा कि वहाँ पे कंजर्व नहीं हो रही तो वहाँ पर साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा है जो ओवरऑल एनर्जी के साथ मिलकर कंजर्व हो रहा है। जैसे कि 1920 बीटा डीके showed that electrons were emitted with less energy than required by conservation of energy। तो यहाँ पर पाउली ने मिसिंग एनर्जी को प्रपोज कर दिया कि भैया न्यूट्रिनो निकल रहे हैं। मतलब वास्तव में इस ऑब्जर्वेशन को देखकर पाउली ने बोला कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन गलत तो नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसा है जो हमें एक्सपेरिमेंट में मालूम नहीं पड़ रहा लेकिन वो निकल रहा है, और उन्होंने कहा कि ऐसा पार्टिकल न्यूट्रिनो होगा। और ये बात उन्होंने 1930 में कही। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनो को डिस्कवर कर लिया, ठीक है, और वो सारी प्रॉपर्टी मैच हो गई जो पाउली ने एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से दी थी। तो सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो इज द रिजल्ट ऑफ आवर फेथ इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करें कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम क्लासिफाइड करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद हम आगे काइनेटिक एनर्जी और उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे। राधे राधे बच्चों।